हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में आज हम लोग देखने वाले हैं उपग्रह, है ना, सैटेलाइट। ये ग्रेविटेशन की तीसरी वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो ग्रेविटेशन की पोस्ट हो चुकी है और ये तीसरी या चौथी वीडियो है। तो आइए इसमें देखेंगे हम लोग, है ना, उपग्रह सैटेलाइट को। किसको पढ़ेंगे मित्र? सैटेलाइट को। तो आइए सैटेलाइट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं क्या है। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा से PSLV GSLV, है ना, पोलर लॉन्च व्हीकल, वो सब, और जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, सब कुछ पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर जो है पहला पॉइंट जो होगा सैटेलाइट का, इसमें हम लोग सैटेलाइट उपग्रह देखेंगे। फिर उपग्रह का कक्षीय चाल, है ना मित्र, यहाँ देखिए उपग्रह का कक्षीय चाल और वाइटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है पृथ्वी तल से अति निकट, ये उसके यहाँ परिक्रमण काल देखेंगे। और यह सब होने के बाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे PSLV और GSLV को, है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को पढ़ेंगे और पोलर स्टेशनरी सैटेलाइट को पढ़ेंगे। तो पहले हमको इस जो उपग्रह है इसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए पहला पॉइंट क्या है, उपग्रह सैटेलाइट क्या है, और सैटेलाइट को जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग मौसम संबंधी घटनाएं, या लैपटॉप पे जो हम लोग कभी भी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को जो सर्च करके और उसका लोकेशन सब ट्रैक करते हैं, ये सभी चीज़ें किससे होती है? तो ये सभी उपग्रह से होती है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि उपग्रह क्या है। किसी ग्रह, है ना, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, है ना, कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो सबसे क्या बताया कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ यह ऐसा इलिप्टिकल पाथ है और यहाँ पर हमारी धरती है, यह अपना अर्थ है, और इसके चारों ओर कोई उपग्रह है जो परिक्रमा कर रही है, मतलब चारों ओर चक्कर लगाकर घूम रही है इस प्रकार। तो यह क्या हुआ? आपका उपग्रह हुआ। कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या बोलते हैं? उपग्रह, है ना। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। अब देखिए उपग्रह का कक्षीय चाल, यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्र, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उपग्रह का कक्षीय चाल क्या होता है ना। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट पढ़ रहे हैं सैटेलाइट को, तो इसके बारे में हम यह भी पढ़ेंगे कि उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है, ऑर्बिटल स्पीड जो एक सैटेलाइट की होती है वह क्या होती है। तो आइए देखते हैं ऑर्बिटल स्पीड को क्या है। उपग्रह की कक्षीय चाल, है ना, उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है ना। उपग्रह की जो कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड का मतलब क्या हुआ? कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अगर घूम रही है, ये हमारी धरती है और इलिप्टिकल इसका पाथ होता है ना। तो अगर इसके चारों ओर कोई उपग्रह घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने क्रम में जो उसकी कक्षीय चाल होगी, इस पर जो स्पीड होगी, ये जो कक्षा इलिप्टिकल बनी हुई है, दीर्घवृत्ताकार जो बनी हुई है, इस पर जो यह चक्कर लगा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या कहलाएगी? कक्षीय चाल कहलाएगी। तो उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। यह स्पीड जो है उसके पृथ्वी से दूरी पर डिपेंड करती है। अगर अधिक ऊंचाई पर है तो वह थोड़ा स्लो, धीरे से चलती है, और कम ऊंचाई पर होती है तो तेज चलती है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसके बाद आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि आप देखेंगे PSLV होता है जो पृथ्वी से कुछ करीब होता है, और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वह पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर होता है। और क्या होती है? इसलिए उसकी स्पीड थोड़ी छोटी होती है, और छोटी होने की वजह से क्या होता है, उसको जहां पर सेट कर दिया जाता है वहां से वह अर्थ को उस तरफ से पूरी धरती को देखते रहती है। इसलिए उसको सैन्य विभाग में भी यूज करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, जिसकी हाइट 36,000 किलोमीटर है। तो ठीक है, पहले उस सब को भी पढ़ेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी पढ़ेंगे, पोलर स्टेशनरी सैटेलाइट को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि उपग्रह में, और जो उपग्रह की कक्षीय चाल है यह क्या है। तो क्या बोला कि उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगी, क्या पृथ्वी से जितनी ऊंचाई पर उपग्रह होगा उतना ही उसकी कक्षीय चाल कम होगी। तो आइए देख लेते हैं पहले उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी से तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा, उपग्रह जो है सैटेलाइट अर्थ से जितना ज्यादा दूर होगा, है ना, उतनी ही उसकी चाल कम होगी। तो इस बात को अभी समझ लीजिए, जितना ज्यादा दूर जाएंगे उपग्रह को लेकर के धरती से, उतना ही उसकी कक्षीय चाल कम होगी। और जितना हम पृथ्वी के करीब आएंगे, जो उपग्रह पृथ्वी के करीब होगा, उसकी चाल क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो पोलर सैटेलाइट जो होता है वह पृथ्वी के करीब होता है और उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। और जो ये आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, भू स्थितिक उपग्रह जो है, वह पृथ्वी से क्या होता है? ज़्यादा दूर होता है, 36,000 किलोमीटर पर स्थित होता है, इसलिए उसकी जो ये कक्षीय चाल होती है वह कम होती है। तो आइए एक पॉइंट देख ली, इसमें तो 2 बात हम लोगों ने देख लिया कि
कक्षीय चाल किस पर होगी? पृथ्वी तल के ऊंचाई पर निर्भर करेगी। किसी भी उपग्रह का जो कक्षीय चाल है, किसी भी उपग्रह का जो कक्षीय चाल है वह किस पर निर्भर करता है? वह पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। यहाँ अगर अर्थ है तो इससे कितनी दूरी पर है यह सैटेलाइट, इससे डिपेंड होगा कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी कक्षीय चाल क्या है, ऑर्बिटल स्पीड क्या है। ठीक है ना। ऑर्बिटल स्पीड को VO है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल ऐसे भी लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। दूसरा देखिए क्या है मित्र, उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है उसकी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। हो सकता है किसी को ऐसा लग सकता है कि जब यह दूर ज़्यादा हो गया तो इसकी स्पीड कम हो गई, तो एक बात वह सोच सकता है कि अगर इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, है ना, यह अगर ज़्यादा द्रव्यमान की हो, ज़्यादा द्रव्यमान का पिंड हम रख दें, उपग्रह रख दें, तो हो सकता है कि उस द्रव्यमान से भी कुछ इफेक्ट उसके चाल पर पड़े। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कम द्रव्यमान का उपग्रह हो या ज्यादा द्रव्यमान का उपग्रह हो, एक ही कक्षा में अगर सब घूम रहा है तो सबकी कक्षीय चाल क्या होगी? सेम होगी। मीन्स कहने का मतलब यह है कि अगर पृथ्वी के चारों ओर जितना भी उपग्रह चक्कर लगाएगा उसके द्रव्यमान से उसके कक्षीय चाल पर ऑर्बिटल स्पीड पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं कि उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होती है। मतलब क्या कह रहा है ना, एक ही त्रिज्या के कक्षा में, एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान, यही त्रिज्या से जो है इसी कक्षा में मान लीजिए कुछ रेडियस है इसकी, यहाँ से कुछ ऐसा हो जाए तो इसमें जितना भी ग्रह होगा, चाहे छोटा द्रव्यमान का हो या बड़ा द्रव्यमान का हो, छोटा द्रव्यमान का हो या बड़ा द्रव्यमान का हो, सबका क्या होगा? कक्षीय चाल सेम ही होगा, है ना। तो वही कहा, उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एक ही त्रिज्या के कक्षा में, एक ही त्रिज्या कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। जितना भी छोटा से छोटा उपग्रह हो जाए, बड़ा से बड़ा द्रव्यमान का उपग्रह हो जाए, उसकी कक्षीय चाल पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये दो नियम, उपग्रह का कक्षीय चाल से संबंधित दो नियम आपको ध्यान में रखना है। पहला नियम क्या बोला मित्र, कि कक्षीय चाल जो है पृथ्वी की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अधिक ऊंचाई पर अगर यदि उपग्रह होगा, है ना, तो वो क्या होगी? उसकी जो स्पीड होगी वह कम होगी, और अगर कम ऊंचाई पर होगा उपग्रह तो क्या होगी? उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वह धरती से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है, इसलिए उसकी स्पीड कक्षीय चाल बहुत कम होती है, और इसलिए क्या होता है, उसको किसी भी एक एरा को देखने के लिए उसको सैन्य विभाग सब में भी यूज किया जाता है कि जिस तरफ आप उसको धरती पर लगा दें उस तरफ वह शांति से देखते रहता है। इससे क्या होती है? आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है। तो ये जियो सैटेलाइट है। और जो पोलर सैटेलाइट होता है मित्र, वह क्या होता है? उतना हाई 36,000, तो यह बहुत 800-900 किलोमीटर पर जो है आपका ये रहता है। कौन सा? पोलर सैटेलाइट। और इससे क्या होती है, तो यह उसमें यूज नहीं होता, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। यह 1 घंटा 24 मिनट अर्थात 84 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा देती है। कभी दिल्ली, कभी चेन्नई, कभी कलकत्ता, ऐसे वो मतलब क्या होती है, वो उपग्रह चारों तरफ घूमते रहती है। लेकिन जो जियो स्टेशनरी है वह 36,000 ऊंचाई पर होता है, और उतना किलोमीटर की ऊंचाई पर रहने के बावजूद क्या होती है? उसकी चाल बहुत कम होती है। तो यह सब हम लोग अभी अच्छे से विस्तृत ढंग से देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। चलिए, तो एक तो कहा गया कि उपग्रह कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उसकी चाल उतनी कम होगी। और दूसरा कहा कि उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों का उपग्रह अगर है तो सबका कक्षीय चाल सेम होगा। चलिए, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि द्रव्यमान से जो है उपग्रह के द्रव्यमान से उसके चक्कर पर या उसके कक्षीय चाल पर कोई भी पर फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए आगे क्या है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कह रहा है कि पृथ्वी के जो काफी करीब है ना, पृथ्वी तल के अति निकट जो चक्कर लगा रहा है उसका जो कक्षीय चाल होता है वह क्या होता है? काफी, हाँ, तो पृथ्वी तल के जितना अति निकट जो लगने वाला उपग्रह है उसकी कक्षीय चाल लगभग कितनी होती है? तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो ठीक है, अब यहां देख रहे हैं कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी है? लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और देखिए यह जो पृथ्वी के नजदीक है वह पोलर सैटेलाइट है, और जो पृथ्वी से दूर है वह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो ठीक है, अब देखिए उपग्रह का, है ना, उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए
सैटेलाइट। क्या पढ़ रहे हैं कि उपग्रह का परिक्रमण काल, है ना, उपग्रह जो परिक्रमा करती है तो उसका टाइम पीरियड की बात होगी, उपग्रह के परिक्रमण काल की बात होगी। तो क्या कर रहा है, उपग्रह का परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाती है, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो समय लगती है उसको उसका परिक्रमण काल कहते हैं ना। जितने समय में लगाती है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है ना। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, है ना। एक उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, तो उपग्रह अपनी कक्षा में, है ना, मान लीजिए ये सारा उपग्रह है, अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है, ये क्या है, एक उपग्रह जो यहाँ से स्टार्ट होकर के फिर यहाँ से घूम के यहाँ आने में जितना समय लगेगा वह उसका परिक्रमण काल कराएगा। तो उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अतः परिक्रमण काल का फॉर्मूला क्या हो गया, तो कक्षा की परिधि, जितनी बड़ी परिधि होगी, परिधि का अर्थात पेरीमीटर, जितना बड़ा इसका घेरा होगा उतना बटे उसकी जो कक्षीय चाल होगी, ठीक है ना। तो वह कक्षीय चाल जिस स्पीड से घूम रही है वह होगा। और अगर मान लीजिए परिधि 50 मीटर, परिधि 50 मीटर ही नहीं होगा, बहुत होगा, हम एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए परिधि इसका 1000 मीटर हो गया मित्र, और यह जो है घूम रही 8000 मीटर है, परिधि 8000 मीटर है मान लीजिए, और यह इसका कक्षीय चाल जो है यह 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो 8 ये कितना हो गया, 1000 जो हुआ यह क्या निकल गया आपका 1000 परिक्रमण काल निकलेगा। मतलब कि 8000 मीटर पर सेकंड बेटे जो यहाँ 8 सेकंड करेंगे तो ये क्या होगा, 1000 जो निकलेगा यह इसका परिक्रमण काल निकलेगा। तो परिक्रमण काल बराबर क्या होता है, तो कक्षा की परिधि अर्थात टोटल पेरीमीटर बटे उसकी जो कक्षीय स्पीड है, जो ऑर्बिटल स्पीड है एक उपग्रह की, उससे जब डिवाइड करेंगे किसको, कक्षा की पेरीमीटर को, तो क्या निकल जाएगा, वह आपका परिक्रमण काल टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो यह था क्या, उपग्रह का परिक्रमण काल। तो उपग्रह का परिक्रमण काल बराबर क्या होता है, जो उसकी कक्षा की पेरीमीटर है उसमें अगर उसकी कक्षीय चाल से डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगा हमारा, तो उससे उसका परिक्रमण काल अर्थात टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो यह हम लोगों ने देखा, परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि, मतलब टोटल पेरीमीटर जो है, ये जो इस कक्षा में घूम रही है उस कक्षा की पूरी जो लंबाई हुई बटे जो उसका ऑर्बिटल स्पीड हुआ, कक्षीय चाल हुआ, उससे डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, परिक्रमण काल मिल जाएगा, ठीक है मित्र। तो यहाँ हो गया परिक्रमण काल। अब देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर है, देखिए एक नंबर क्या है, उपग्रह का परिक्रमण काल से, उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है ना। क्या कह रहा है कि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल भी जो है केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, और उपग्रह जितना अधिक दूर होगा, वही बात है, जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है ना। जितना दूर उपग्रह स्थित होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इस फिगर में हम एक बात कर लेते हैं, जैसे इस फिगर की, तो इसमें मित्र आप देखेंगे कि जैसे पृथ्वी से जो जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर अगर अर्थ है, यहाँ पर हमारी धरती है, तो अगर इस प्रकार की कक्षा होगी, इस प्रकार की कक्षा होगी, तो अगर यहाँ पर एक उपग्रह है तो इसकी जो यह डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, है ना, पृथ्वी से दूरी जितना ज़्यादा होगा, है ना, उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा। क्या कहा कि उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब जो जितना ज़्यादा ऊंचाई पर है उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा। स्वाभाविक बात है, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसको चक्कर लगाने में टाइम ज़्यादा लगेगा और परिक्रमण काल ज़्यादा होगा। तो क्या है, उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है ना, उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह जितना ज़्यादा दूर होगा उसका परिक्रमण काल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अब जो यहाँ पर जो अब इस फिगर में अगर यह छोटा यह बड़ा पाथ है और एक फिगर और हम बना दें, जैसे मान लीजिए इतना सा का, तो यहाँ पर जो अर्थ होगी और ये उपग्रह यहाँ है, तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस छोटा कम दूरी पर है तो वो क्या होगा, ज़्यादा कम दूरी पर होगा तो क्या होगा, परिक्रमण काल कम होगा, और यहाँ ज़्यादा दूरी पर है तो परिक्रमण काल ज़्यादा है। अब पोलर सैटेलाइट यहाँ पर है, यहाँ मान लीजिए क्या है, पोलर सैटेलाइट है, और यहाँ जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो अब आप देखें यह पृथ्वी से 800 से 900 किलोमीटर पर महज पर स्थित है, और यह जो जियो स्टेशनरी है यह अर्थ से 36,000 किलोमीटर पर स्थित है मित्र। अब बताइए कि इसमें जो है डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ना, भूस्थैतिक उपग्रह जो है इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए इसको जो पृथ्वी का चक्कर लगाने जो परिक्रमण काल होता है वह क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो पोलर सैटेलाइट है यह पृथ्वी से महज 800 से 900 किलोमीटर के अंदर रहता है, इसलिए इसका क्या होता है, परिक्रमण काल
कम होता है, यही है जो चक्कर लगा देता है कितना 8 किलोमीटर पर सेकेंड से घूमती है, कौन, जो पोलर सैटेलाइट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि जितना ही अधिक दूर पर आपका उपग्रह होगा धरती से उतना ही ज़्यादा उसका परिक्रमण काल होगा। आप यहाँ भी देखिए ना, जितना ज़्यादा दूर होगा तो उसका कक्षीय चाल उतना ही क्या होगा, कम होगा। और उसी प्रकार अगर भी हम बात करें उसको किसके संदर्भ में, उसके परिक्रमण काल के संदर्भ में, तो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही ज़्यादा परिक्रमण काल होगा। अब देखिए दूसरा कह रहा है उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसमें भी कहा गया कि अब परिक्रमण काल भी जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर यदि मान लीजिए एक उपग्रह है जो पृथ्वी से मान लीजिए 36,000 किलोमीटर पर 2 जियो सैटेलाइट हमने रख दिया, यहाँ पर जो है 2 भूस्थितिक उपग्रह हमने रख दिया। अब क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर एक कम मास का है और एक ज़्यादा मास का है ना, कम द्रव्यमान का सैटेलाइट रख दें और अधिक द्रव्यमान का सैटेलाइट रख दें, उससे भी क्या होता है, उसके द्रव्यमान से उसके परिक्रमण काल पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। अर्थात कि अगर मान लीजिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कम मास का है वह भी उतना ही टाइम लेगा एक चक्कर लगाने में, उसका ही परिक्रमण काल वही होगा जितना कि बहुत ज़्यादा द्रव्यमान का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम रख दें तो भी। तो क्या कंडीशन कह रहा है कि द्रव्यमान से उसके परिक्रमण काल पर, उपग्रह के परिक्रमण काल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना मित्र। क्या कहा कि उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और आपने यह भी पढ़ा कि उपग्रह के द्रव्यमान से उसका कक्षीय चाल को कोई असर नहीं पड़ता। तो द्रव्यमान इसमें मैटर नहीं करता है, चाहे कक्षीय चाल की बात कर ले या फिर उसके जो है इस पे परिक्रमण काल की बात कर ले, दोनों में ही क्या होता है, द्रव्यमान से कोई असर नहीं पड़ता है। चाहे छोटा उपग्रह चक्कर लगाए या बहुत बड़ा उपग्रह चक्कर लगाए, दोनों का परिक्रमण काल क्या होगा, सेम होगा, अगर वह सेम ऊंचाई पर है तो। अब देखिए पृथ्वी के अति निकट, आगे का पॉइंट देखिए, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो गई ना कि जो जितना नज़दीक होगा वह उतना तेज चलेगा और जो उपग्रह पृथ्वी से जितना दूर होगा उसकी ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही कम होगी। तो जो यह जो पोलर सैटेलाइट है ना, यह देखिए पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट ही है। यह 84 मिनट 60-24 कितना हो गया, 84 मिनट, मतलब 84 मिनट में ही एक चक्कर लगा देता है। 84 मिनट होता है, मतलब जो पृथ्वी के एकदम नज़दीक है, जैसे मान लीजिए ये पोलर सैटेलाइट है और जियो स्टेशनरी है, तो पोलर सैटेलाइट को जो है इसको जो है इसका चक्कर लगाने में, पृथ्वी का चक्कर लगाने में इसको कितना लगता है, 84 मिनट लगता है, मतलब 1 घंटा 24 मिनट लगता है। तो यह भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, 1 घंटा 24 मिनट। अच्छा बताइए, अब अगर 1 घंटा 24 मिनट में वो पृथ्वी का चक्कर लगा देती है, कौन, ये, तो ये कौन सी उपग्रह होगी, ये होगी पोलर सैटेलाइट होगी, क्योंकि यह नज़दीक में है और जो नज़दीक में जितना होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। और जो दूर में, यहाँ जियो स्टेशनरी है जो बेचारा काफ़ी दूर में है, 36,000 किलोमीटर दूर में जाके बसा है, तो बसा नहीं है मतलब रखा गया है, तो यह ज़्यादा दूर हो गया, तो इसकी क्या होगी, स्पीड कम होगी और यह ज़्यादा दिन में जो है एक चक्कर लगाएगी। तो हम लोग दोनों को अलग अलग यूज करते हैं। अगर पोलर सैटेलाइट को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जो जैसे मान लीजिए चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, जहाँ देखिएगा ये हर सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड में इधर उधर घूमते रहता है, मतलब कि बहुत स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इसको हम लोग भी यूज कर लेते हैं उस सेंस में कि जो सब जगह का जो कोई संचार संबंधी कोई भी लेना है। और जो जियो स्टेशनरी है ये सैन्य विभाग सब में या जो है ऐसे जगह पर जहाँ का हमको निगरानी करना हो या जिस एरिया को देखना हो, ये पृथ्वी के साथ चलती है। कौन, जियो स्टेशनरी जो है वो आराम से धीरे धीरे पृथ्वी के साथ चलती है। इसलिए क्या होता है, यह जिस एरिया पर इसको लगा दिया जाए उधर की यह पूरा नॉलेज देती है। तो दोनों ही इस उपग्रह को आदमी ने बनाया और दोनों का यूज करता है। बीच में कहा गया था कि चीन का जो एक उपग्रह था वह कक्षा से गिर गया था। अब इसमें भी एक बात होती है कि जो सैटेलाइट है वह पृथ्वी का जो चक्कर लगाती है वह इलिप्टिकल मार्ग पर लगाती है, अर्थात दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर लगाती है। अगर यदि आप उसको पाराबोला पर लगा दें तो वह क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, है ना, पृथ्वी से नीचे गिर जाएगा। और अगर यदि आप उसको हाइपरबोला पर लगा दें तो वह पृथ्वी से निकल करके कहीं मतलब दूसरे ग्रह पर गिर जाएगा, है ना। तो दोनों ही कंडीशन, ना तो पाराबोला सही है ना तो हाइपरबोला सही है, और अगर सही है तो इलिप्टिकल पाथ जो है, इलिप्टिकल वे जो है, इलिप्टिकल मार्ग जो है वही चक्कर लगाने के लिए क्या होती है, उपग्रहों के लिए सबसे सही होती है और उसी पे चक्कर लगाया जाता है। तो बीच में चाइना का जो है ना ऐसा किसी एक सैटेलाइट के साथ हुआ था जो कि कहीं जो है गिर गया था जाकर के, क्योंकि उसको जो है इस इलिप्टिकल मार्ग पर नहीं दिया गया था। अब है यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है VE, है ना,
escape velocity, escape velocity को भी e से डिनोट करते हैं मित्र। इसके बाद की वीडियो में escape velocity को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, अभी पहले पढ़ लेते हैं। escape velocity बराबर √2 इंटू, है ना, वेलोसिटी, ये जो है आपका ये आपका कौन सा ऑर्बिटल वेलोसिटी है, VO, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी √2 ना ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर 41% ज़्यादा हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि VE और जो √VO है, यह क्या होता है कि अगर किसी का कक्षीय चाल, किसी भी उपग्रह का जो कक्षीय चाल है उसको हम 41% बढ़ा दें या फिर उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें उसके कक्षीय चाल को, तो वह क्या होगी, उस ग्रह को छोड़ करके पलायन हो जाएगी। जिस ग्रह का चक्कर लगा रहा है, जिस भी ग्रह का, जैसे पृथ्वी का चक्कर यहाँ पर मान लीजिए कोई पोलर सैटेलाइट लगा रहा है, ठीक है, अगर यदि इसके कक्षीय चाल को हम 41% बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर जो है पलायन हो जाएगा। या फिर जो इसकी ऑर्बिटल स्पीड है उसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या होगी, यह जो है अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाएगी। तो ये पहला पॉइंट यही था कि जो है इसके वेलोसिटी, पलायन वेग बराबर √2 इंटू, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थात कक्षीय वेग बराबर 40% ज़्यादा होता है। तो अगर दी ऑर्बिटल वेलोसिटी को 41% बढ़ा दें तो वह क्या होगी, पलायन वेग की तरफ, पलायन वेग उसमें आ जाएगा और वो मतलब क्या होगा, पलायन हो जाएगी। तो यह याद रखना है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कक्षीय चाल को कितना % इंक्रीज कर दिया जाए कि उपग्रह पलायन हो जाए, तो वह कितना होगा, 45% इंक्रीज कर दिया जाए, या फिर कितना गुना कर दिया जाए तो वह पलायन होगा, तो √2 गुना कर दिया जाए, दोनों एक ही बात है। चलिए दूसरा है ऑर्बिटल स्पीड, है ना, ऑर्बिटल स्पीड कम होने पर उपग्रह गिर जाएगा। ऑर्बिटल स्पीड कम हो जाएगी, अगर कक्षीय चाल यहाँ पर जिस स्पीड से घूम रही है अगर इसकी चाल कम कर दें तो क्या होगी, उपग्रह गिर जाएगी। तो वही बात लिखा कि ऑर्बिटल स्पीड कम होने पर उपग्रह गिर जाएगी। और उपग्रह की कक्षीय चाल अगर √2 गुना बढ़ा दी जाए, है ना, उपग्रह की जो कक्षीय चाल है, उपग्रह की जो कक्षीय चाल है इसको √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह पलायन कर जाएगी। तो हमने कह ही दिया कि √2 गुना बढ़ा दीजिए या फिर उसको 41% इंक्रीज कर दीजिए ऑर्बिटल स्पीड को, वह क्या होगा, उस ग्रह से बाहर पलायित हो जाएगा, पलायन कर जाएगा। आगे पॉइंट है चौथा कि उपग्रह दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षा में ही परिक्रमा करता है। यह तो ध्रुव सत्य है और ऐसा केपलर साहब ने भी कहा था, ग्रहों के बारे में कहा था कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता है वह इलिप्टिकल मार्ग पर करता है अर्थात दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर करता है। यह उसका क्या था, पहला नियम था केपलर्स का। और उन्होंने क्या कहा था कि वह जो दीर्घवृत्ताकार जो कक्षा होता है उसके फोकस पर कौन स्थित रहता है, सूरज स्थित रहता है। तो यह केपलर का प्रथम नियम ही था कि उपग्रह दीर्घवृत्ताकार, अब वो तो ग्रह के लिए था, यहाँ अब जो ग्रह, जो कंडीशन सूर्य के ग्रहों के साथ हो रहा है वही सूर्य का पृथ्वी के साथ हो रहा है, वही कंडीशन पृथ्वी का चंद्रमा के साथ या पृथ्वी पर से छोड़ने वाले उपग्रह के साथ हो रहा है। क्या कर रहा है, उपग्रह दीर्घवृत्ताकार अर्थात इलिप्टिकल कक्षा में ही परिक्रमा करता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर पथ परवलय अर्थात पाराबोला हो जाए, अगर इसका पथ हम पाराबोला, ये देखिए ये पाराबोला वाला है और ये हाइपरबोला वाला है, तो अगर उसका पथ हम पाराबोला हो जाए, उसका अगर पथ परवलय हो तो उपग्रह पृथ्वी पर गिर जाएगा। परवलय होगा तो पृथ्वी पर गिर जाएगा और हाइपरबोला हो गया, दीर्घ परवलय हो गया तो वह पृथ्वी से निकल करके दूसरे ग्रह पर फेंका जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अगर पथ अति परवलय अर्थात हाइपरबोला होगा तो उपग्रह पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह पर चला जाएगा। मतलब क्या कि पृथ्वी को अपने ऑर्बिटल में, अपने कक्षा में, है ना, चक्कर लगाने के लिए सबसे जो सही है वो क्या है, हाँ, तो क्या होगा, अगर पथ अति परवलय होगा तो उपग्रह पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह पर चला जाएगा। और अगर यदि पाराबोला भी होगा तो वह क्या होगा, पृथ्वी पर गिर जाएगा। इसके लिए सबसे सही कंडीशन क्या है, इलिप्टिकल पाथ जो है ना, उपग्रह इलिप्टिकल मार्ग पर जो है, इलिप्टिकल कक्षा में ही सबसे अच्छी तरह से आपका चक्कर लगाती रहेगी, है ना। और इस प्रकार जो है आपका अभी हम ये तो हुआ। इसके बाद मित्र अभी जो GSLV है ना, सॉरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और पोलर सैटेलाइट, यह देखना बाकी है। अब हम लोग पोलर सैटेलाइट के बारे में और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने यह भी देख लिया इलिप्टिकल मार्ग होता है। इसी में जो है त्रांदे नाम का एक जो है चाइना का सैटेलाइट था, जो कि आपका वह उसके पहले एक सैटेलाइट छोड़ा था जो कि इलिप्टिकल मार्ग में ना होने के बावजूद के कारण क्या होता, वह गिर गया था। और बाद में त्रांदे नाम का एक दूसरा सैटेलाइट छोड़ा जो इलिप्टिकल मार्ग को छोड़ा, फिर वो काम करने लगा। तो ठीक है, अब जो है ये सैटेलाइट को, पोलर सैटेलाइट को पढ़ेंगे और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को पढ़ेंगे।
मित्र अब हम लोग जो है एक तरफ आप इस फिगर को देख रहे हैं, यहाँ पोलर सैटेलाइट है और यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो दोनों को पढ़ लेंगे कि पोलर सैटेलाइट क्या होता है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, और दोनों में डिफरेंट क्या होता है, कि क्या होता है तो पोलर सैटेलाइट है और क्या होता है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो यहाँ पर देखिए पोलर सैटेलाइट आप देख पा रहे हैं और यहाँ क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो दोनों एक चीज़ तो है, आप दोनों तरफ एक फिगर देख पा रहे होंगे, यह जो फिगर आप देख रहे हैं और जो आप यह फिगर देख रहे हैं, तो यह पृथ्वी का पोल है। देखिए यह जो अपनी जो धरती है इसमें नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे है, या मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो जो उपग्रह पृथ्वी के पोल टू पोल चक्कर लगाएगी, है ना, पोल टू पोल घूमेगी, वह क्या होगी, पोलर सैटेलाइट। और जो इक्वेटर के अलोंग घूमेगी वह क्या होगी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी धरती है ना, और इसका विषुवत रेखा ये है, विषुवत रेखा ये है। तो यह जो विषुवत रेखीय वाला चक्कर लगाएगा जो उपग्रह, वह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा। और जो पोल टू पोल चक्कर लगाएगा वह पोलर सैटेलाइट होगा। तो यहाँ पर तो बात समझ में आ गई कि पोलर सैटेलाइट कौन है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन है। तो जो पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जो ध्रुवीय चक्कर लगाएगा, है ना, ध्रुवीय जो घूमेगा, ध्रुवीय जो पोलर राउंड करेगा, वह होगा पोलर सैटेलाइट, क्योंकि वह ध्रुवीय नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऐसे घूम रहा है ऊपर नीचे। तो यह क्या हो गया आपका, यह आपका कहलाएगा पोलर सैटेलाइट, है ना, पोलर सैटेलाइट। और जो विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर के अलोंग घूमेगी, तो ये धरती है, अगर मान लीजिए ये अर्थ है और इसकी इक्वेटर यह मान लीजिए इसका विषुवत रेखा है, तो यह इक्वेटर के अलोंग इस तरह से घूमेगी, तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका कहलाएगा जियो स्टेशनरी। क्या कहलाएगा गाइस, तो वह होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थात भू अस्थायी उपग्रह। तो अब देखिए दोनों का दिखाते हैं। जो पोलर सैटेलाइट है उसकी जो हाइट, कितनी हाइट पर रखी जाती है, पोलर सैटेलाइट को 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर, पोलर सैटेलाइट की हाइट क्या है, रेंज 600 किलोमीटर टू 900 किलोमीटर, है ना, 600 से 900 किलोमीटर के बीच रखी जाती है। किसको, यह रखा जाता है पोलर सैटेलाइट को। यह इसकी हाइट हो गई। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, भू अस्थायी उपग्रह है, इसकी हाइट कितनी है, 36,000 किलोमीटर। अर्थात जो भू अस्थायी उपग्रह है उसको कितना पर रखा जाता है, उसको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है ना, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। और देखिए इसकी जो स्पीड होती है वह कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। किसकी, पोलर की, पोलर सैटेलाइट। तो मित्र जो ये है आपका पोलर सैटेलाइट, इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है ये किसका है, पोलर सैटेलाइट की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और जो यह जियो स्टेशनरी है इसकी स्पीड कितनी है, 3.14 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसको आप पाई भी बोल सकते हैं। क्या है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड कितनी है, 3.14 किलोमीटर पर सेकेंड, 3.14 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यह पोलर सैटेलाइट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड कितनी है, 3.14 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यह आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि पोलर सैटेलाइट की स्पीड कितनी होती है। तो हाइट देख लिया हमने, स्पीड देख लिया। अब आइए देखते हैं, इसको √2 गुना करेंगे तो उपग्रह पलायन कर जाएगा। ये तो बात सही है कि कक्षीय चाल को जब √2 गुना कर दिया जाए तो वह क्या होती है, पलायन हो जाती है। कोई भी जो है जो अपने कक्षा में घूम रहा है उपग्रह, अगर उसको √2 गुना कर दें, उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है उसको √2 गुना कर दें, तो वो क्या होती है, पलायन कर जाती है। तो वही लिखा गया है इसको, अर्थात 8 किलोमीटर पर सेकेंड को √2 गुना करेंगे तो उपग्रह पलायन कर जाएगा। ठीक है, आगे देखिए टाइम पीरियड दिया है मित्र, है ना, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड देख लेते हैं दोनों का। इसका जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है कितना है, 84 मिनट या 1 घंटा 24 मिनट, है ना। तो टाइम पीरियड कितनी है, 84 मिनट या 1 घंटा 24 मिनट। यह किसका है, तो यह पोलर सैटेलाइट का आवर्तकाल है। तो पोलर सैटेलाइट की आवर्तकाल कितनी है, 84 मिनट बोल लीजिए या फिर 1 घंटा 24 मिनट, यह पोलर सैटेलाइट की टाइम पीरियड है। और जो भू अस्थायी जियो स्टेशनरी है, इसका जो टाइम पीरियड है कितना है, 24 आवर, ये कितनी है, 24 घंटा है। इसलिए इसको जिस शहर के सामने लगा दिया जाए ये वहीं पर लगा रहता है। यह पृथ्वी के साथ साथ राउंड करता है, पृथ्वी सूर्य के राउंड करती है और यह उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर राउंड करती है और साथ साथ करती है। इसलिए टाइम पीरियड जो आवर्तकाल है इसका भी कितना होता है, 24 घंटा होता है। किसका, तो यह हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का 24 घंटा। तो टाइम पीरियड 24 घंटा और इसका आवर्तकाल कितना हो गया, 84 मिनट या 1 घंटा 24 मिनट, यह पोलर सैटेलाइट का। और यह जियो स्टेशनरी
सैटेलाइट का। तो टाइम पीरियड दोनों ही हो गया। इसको देखिए संचार उपग्रह है और सैन्य विभाग में काम होता है, क्योंकि इसके 24 घंटा जो इसका टाइम पीरियड है, इसी के कारण जो है इसको इस रूप में लगाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे पृथ्वी के साथ चलता है। और पृथ्वी के साथ चलने से क्या होती है कि जो भी सैन्य विभाग की या संचार की काम होती है उससे सुविधा होती है करने में, क्योंकि यह एक जगह आराम से घूम रहा है और इसकी स्पीड जो है बहुत तेज होती है। यह बहुत तेज घूमती है और 1 सेकंड में कहीं चला गया, कहीं चला गया, कहीं चला गया, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, ये कहाँ कहाँ घूम जाएगा 1 सेकंड में, कहना मुश्किल है। कौन? पोलर सैटेलाइट। इसलिए इसका यूज जो है मौसम संबंधी ज्ञान में लिया जाता है। तो आइए, पृथ्वी 24 घंटा में चक्कर लगाती है और पोलर सैटेलाइट है ना, पोलर सैटेलाइट 84 मिनट में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर या चक्कर लगाती है, वही बात है। पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, या फिर कह दीजिए कि पोलर सैटेलाइट जो है 84 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर जब आवर्तकाल हो गया तो वह की वही हो गया। और देखिए इसमें निगरानी किया जाता है। पोलर सैटेलाइट से क्या की जाती है? निगरानी की जाती है ना, किसी स्पेशल भूभाग को देखा जाता है। किससे? यह पोलर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से जो है निगरानी का काम भी किया जाता है, निगरानी की जाती है। और इसमें देखिए ये क्या है, ये भागते रहता है। कौन? पोलर सैटेलाइट जो है, जो ध्रुवीय उपग्रह है, ये क्या होता है? भागते रहता है एक शहर से दूसरे शहर। इसकी रफ्तार तेज होती है, इसलिए खट खट कहीं 2 सेकंड 4 सेकंड में कहीं 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 जो है ये निकलते रहती है। तो यह पोलर सैटेलाइट है। अब देखिए दोनों का यूजेज पढ़ लेते हैं, उपयोग पढ़ लेते हैं ना। देखिए अब पोलर सैटेलाइट जो है इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए करते हैं। पोलर सैटेलाइट का उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। पोलर सैटेलाइट का उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए। और जो जियो स्टेशनरी है, भूस्थायी उपग्रह है, इसका उपयोग संचार में होता है। किसमें होता है? संचार में होता है और सैन्य विभाग में। संचार में और सैन्य विभाग में, है ना। आतंकवादी संगठन कोई इन तो नहीं कर गया देश में, यह चीज देखने के लिए आप किसका यूज करेंगे? तो यह होगा भूस्थायी उपग्रह का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग होगा, है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग किसमें करते हैं? संचार एवं सैन्य विभाग में, ठीक है। और जो ध्रुवीय उपग्रह है, पोलर सैटेलाइट है, इसका उपयोग किसमें करते हैं? तो मौसम संबंधी जानकारी में करते हैं। अब देखिए इसको जो दोनों उपग्रह को जो छोड़ने की बात होती है ना, उसको छोड़ने की बात होती है। तो अब देखिए इसको छोड़ेंगे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, PSLV। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक रॉकेट है जिसके सहारे उपग्रह को उसकी कक्षाओं में छोड़ा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV, या ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। और जियो स्टेशनरी को भी छोड़ते हैं भूअस्थायी उपग्रह प्रक्षेपण यान से। भूअस्थायी उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, इसका क्या नाम है? GSLV, है ना, भूअस्थायी उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो इसको छोड़ते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, है ना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हम लोग किसको छोड़ते हैं? GSLV से। किसको छोड़ देते हैं? तो यह जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इससे छोड़ा जाता है, GSLV से। और पोलर सैटेलाइट को PSLV से छोड़ा जाता है। तो यह तो बात हुई कि जिस रॉकेट द्वारा उसको उसकी कक्षा में पहुंचा जाएगा उसका नाम, कि पोलर सैटेलाइट को किससे पहुंचाएंगे? तो PSLV से। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसको उसकी कक्षा में किसकी मदद से पहुंचाएंगे? तो GSLV की मदद से, है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, उसमें इस रॉकेट के तहत, ठीक है। अब देखिए अगला एक पॉइंट यहाँ पर आ गया है, भूतुल्यकालिक, है ना, जियो सिंक्रोनस। भूतुल्यकालिक जियो सिंक्रोनस, है ना। भूतुल्यकालिक क्या होता है? यह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ही एक फॉर्म है कि यह भूतुल्यकालिक अर्थात पृथ्वी की तुलना में वह 7 आवर्तकाल दोनों का होता है, इसलिए भूतुल्यकालिक या कह सकते हैं उसको जियो सिंक्रोनस। कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क साहब ने व्यक्त की थी। कह रहा है कि भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने का संभावना जो है सबसे पहले किसने लगाया? संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क। किसने? आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया। इन्होंने ही यह संभावना व्यक्त किया कि उपग्रह को, है ना, उसकी जो है संचार उपग्रह को उस स्थापित करने का संभावना जो है उसको तुल्यकालिक कक्षा में, यह किसने बताया? यह किसने सबसे पहले लगाया? तो आर्थर सी क्लार्क ने। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। तो इस प्रकार मित्र यहाँ पर आपका पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो इंड हो गया। और अगली वीडियो जो ग्रेविटेशन की होगी उसमें हम लोग एस्केप वेलोसिटी अर्थात पलायन वेग को देखेंगे। और पलायन वेग के साथ ही ये जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है यह इंड हो जाएगा और उसके बाद आगे जो चैप्टर होगा उसको हम लोग
देखेंगे। तो ठीक है, हमने अपनी जिम्मेदारी को निभा दिया, अब आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभा दीजिए। चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।